गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। हिंदी में इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ये सबसे पहले 1842 में चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम देखते हैं, हम 4 प्रतिरोधों का एक परिपथ ले रहे हैं, जिसमें एक प्रतिरोध का मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 और ये R4। ठीक है, इसमें R1 का मान 1 ओम दे रखा है, R2 का 2 ओम, R3 5 ओम और R4 10 ओम का, और इसको एक 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। हम जानते हैं कि जब यहाँ से धारा 24 वोल्ट की बैटरी से धारा बहेगी तो इस टर्मिनल पे अगर हम चाहें कि इस ए टर्मिनल पे हम इसका विभव ज्ञात करना चाहें, इसका पोटेंशियल ज्ञात करना चाहें, तो VA बराबर क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, 24 डायरेक्टली 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इस सिरे का जो विभव होगा वो होगा 24। ठीक है, जब ये विभव मतलब धारा A से B तक जाएगी तो यहाँ से जाते जाते उसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, विभव की हानि होगी, और B पॉइंट पे आते आते विभव का मान हो जाएगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0। तो मान VB बराबर हो जाएगा अपने पास 0, यहाँ पे VA 24। इसी तरह जब इस तरह यहाँ से जाएगी तो ड्रॉप होते होते यहाँ पे वापस से VB बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम जब भी किसी प्रतिरोध के, मान लेते हैं ये प्रतिरोध है, इसका एक सिरा A है, इसका दूसरा सिरा B है, किसी प्रतिरोध के सिरों पर अपन विभवांतर ज्ञात करते हैं, मतलब VAB ज्ञात करते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, VA माइनस VB, जो हायर होता है उससे लोअर को माइनस कर देते हैं, तो उससे अपन को क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला हम तब लगा सकते हैं जब हमें VA का मान भी पता हो और B का भी मान पता हो। इन दोनों का मान पता होगा तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस केस में देखते हैं, अगर हमें A से C के बीच में विभवांतर निकालना है तो यहाँ पे C का विभव तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमें C और D का विभव निकालना है कि इस पे इन C और D बिंदु पर कितना विभव है। तो इसके लिए पोटेंशियल डिवीजन वाले फॉर्मूले होते हैं, उससे हम C और D का विभव निकालते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। तो किसी भी 2 बिंदुओं के बीच में, मान लेते हैं हमें A और C के बीच का विभव चाहिए, तो A और C के बीच के विभव को पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से निकालते हैं, R1 प्लस R2 इंटू टोटल विभव, मतलब ये 24 वाला। ठीक है, मतलब किसी भी ब्रांच में हम विभव निकालना चाह रहे हैं किसी 2 बिंदुओं के बीच का, तो जिस बिंदु का अपन विभव मतलब जिस प्रतिरोध पे अपन विभव निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, बाकी उस ब्रांच में जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबका सम हम नीचे लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो टोटल विभव दे रखा है। तो V और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो VAC का R1 कितना है अपने पास, 1, और R1 और R2 क्या है, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 इंटू V कितना है, 24। तो यहाँ से जो अपने VAC निकल के आएगा वो आएगा 8। ठीक है, तो VAC की वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो यहाँ से इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया 8 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह C और B के बीच में अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सिंपली VCB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B। तो इसी के लिए सेम फॉर्मूला, जिस प्रतिरोध पे वो ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख देंगे, मतलब R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 2, R1 1, 2 इंटू 24। वापस से ये 8 बार जाएगा और 8 दूनी 16। तो यहाँ से अपन को VCB निकल के आया, इन 2 बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया 16 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह हम V और D के बीच में निकाल लेते हैं। तो VAD बराबर, वापस से जिसका वैल्यू आते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, तो 5 बटा दोनों प्रतिरोधों का मान, तो 5 प्लस 10 इंटू टोटल वोल्ट 24। ठीक है, तो 3 बार ये आया अपने पास 8। तो वापस से VAD का जो मान निकल के आया, वो आया 8 वोल्ट। ठीक है, A और D के बीच में। इसी तरह अगर D और B का निकालना चाहें तो ये VDB, वापस से जिसका निकालना है उसको ऊपर, तो 10 बटा 5 प्लस 10 इंटू 24। ठीक है, 15, और ये 5 से 2 बार, और ये
10/15 इंटू 24, 5 से 2 बार और ये 3 बार, तो अपन को ये मिलेगा 16 वोल्ट। तो VDB का अपन को मिला 24 वोल्ट इन 16। तो D और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आया 16। ठीक है, यहाँ पे भी 8 वोल्ट आया था, यहाँ पे भी 8 वोल्ट आया, इन दो सिरों के बीच में 16 आया और इन दोनों सिरों के बीच में 16 आया। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि अपन को अब C का निकालना है। तो दोनों के बीच का पता है तो और A का पता है, तो इस निकाल सकते हैं अपन C पॉइंट का। तो कैसे निकालेंगे? अपने पास VA बराबर दे रखा है 24 और VAC बराबर होता है VA माइनस VC कर लेते हैं। तो VAC का मान अपने पास दे रखा है कितना? अपन ने निकाला 8। ठीक है, 8 बराबर 24 माइनस VC। तो VC निकालना है तो क्या इसको माइनस कर देंगे। तो VC बराबर 24 माइनस 8 बराबर कितना जाएगा? 16। ठीक है, तो C पॉइंट का विभव जो निकल के आया वो निकल के आया 16 वोल्ट। तो C पॉइंट पे जो विभव है वो कितना है? 16। इसी तरह अगर D पॉइंट का निकालें तो D पॉइंट का निकालते हैं। तो अपने पास VAD मतलब VAD के बीच का निकाला है अपन ने, VAD ये वाला VAD अपने पास 8 है। उसी तरह 24 में से 8 जाएगा कितना? 16 ही आएगा वापस से। तो D पॉइंट पे भी अपने कितना आ जाएगा विभव? 16। तो इस पॉइंट पे भी विभव कितना? 16 और इस पॉइंट पे भी 16। ठीक है, अब क्या करते हैं हम C को D से जोड़ देते हैं, C पॉइंट को D पॉइंट से जोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं धारा का फ्लो जब ऐसे जाएगा तो वो यहाँ से जब धारा A तक पहुँचेगी, संधि बिंदु A पे पहुँचेगी, तो यहाँ से क्या होगी? 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो जब ये धारा कुछ धारा यहाँ से जाएगी, मान लेते हैं I1, तो I1 जब इस R1 प्रतिरोध से निकलेगी उसके बाद C पॉइंट पे पहुँचेगी। तो बताइए कि C से D के बीच में क्या धारा का फ्लो होगा क्या? तो हम देखते हैं कि C से D के बीच में धारा का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव का मान दे रखा है 16 और D पॉइंट पे भी विभव का मान कितना रखा है? 16। तो जब भी विभव समान होगा तो धारा का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि धारा का फ्लो कब होता है? जब विभवांतर क्रिएट होता है। तो धारा कहाँ से कहाँ बहती है? उच्च विभव से। धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है? समान समान विभव है। जब समान समान विभव है तो धारा बहेगी ही नहीं। तो ये धारा बहेगी नहीं, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन सेतु में। ठीक है, तो ये जो अपने पास 16 और 16 आए हैं, ये क्यों आए अपने पास? ये समान विभव कैसे आ गया? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो R1 R2 का अनुपात है, R1 R2 का अनुपात मतलब R1/R2 बराबर कितना है? 1/2। ठीक है, इसी तरह R3 और R4 का बीच का अनुपात है, R3/R4 के बीच का अनुपात कितना है? 5/10, 5/10। तो वापस से ये कितना है? 1/2। तो ये अनुपात और ये अनुपात सेम है, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान है, इसलिए C पॉइंट पर D पॉइंट पर वो समान है और इसलिए C से D के बीच में कोई धारा फ्लो नहीं होगी, कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो ये जो अनुपात समान आया है, इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन सेतु में। और इसी मतलब R1/R2 बराबर R3/R4, इसी चीज़ को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। तो हमें अब बहुत आसान हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु को समझना, कि हमें पता चल गया है कि ये जब ये विभव का समान हो जाता है तो वहाँ कोई धारा का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क में क्वेश्चन आता होगा कि व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु कुछ भी नहीं होता, ये 4 प्रतिरोधों का एक चतुर्भुजीय परिपथ होता है। इसमें 4 प्रतिरोधों को R1 R2 R3 R4 को हमने एक चतुर्भुजीय तरीके से यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इन 2 सिरों को, जिसके 4 सिरे हैं A B C और D, इसमें से 2 सिरों को किसी एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव सिरा। पॉजिटिव सिरे से धारा निकलेगी और ए संधि बिंदु पे आएगी। ए संधि बिंदु क्योंकि यहाँ 3 ब्रांचें हैं, 1 2 और 3, तो इसलिए जहाँ 3 ब्रांचें आके मिलती है उसको संधि बिंदु बोलते हैं। तो ए संधि पे जब पहुँचेगी धारा तो यहाँ से ये 2 भागों में बढ़ जाएगी किरचॉफ के करंट लॉ से। ठीक है ना, जब जितनी धारा यहाँ से आई वापस से इसके 2 रास्ते हुए, इस तरह समझ लेते हैं कि एक नदी है, अब नदी को 2 नहरों में बांट दिया। ठीक है, तो कुछ धारा इस सिरे से जाएगी, मान लेते हैं यहाँ से धारा आई आ रही है,
तो इसमें I1 फ्लो हो रही है और इस सिरे में, इस ब्रांच में I2। ठीक है, जब ये I1 धारा R2 से होते हुए B तक पहुंचेगी तो हम क्या करते हैं, इन नहरों के बीच में एक सेतु मतलब एक पुल बांध देते हैं। ठीक है, पुल, और पुल के बीच में लगा देते हैं एक धारा मापी। ठीक है, धारा मापी। तो हमने पुल के बीच में एक धारा मापी लगा दिया। वापस से ये I1 धारा पे चलते हैं। I1 धारा B पॉइंट पे पहुंची, वापस से इसके पास दो रास्ते हो गए। तो कुछ धारा तो इधर आएगी और कुछ धारा इस तरफ चली जाएगी। मान लेते हैं इस ब्रांच B से D में जो धारा आ रही है, मान लेते हैं वो है IG। तो I1 में से IG चली गई, बची कितनी, वो बची हुई धारा कहाँ चली जाएगी, इस BC ब्रांच में चली जाएगी। तो कितनी बची, मान लेते हैं ये धारा I3 है, तो I3 किसके बराबर हुआ, I1 माइनस IG। ठीक है ना, मतलब I1 धारा थी, I1 में से IG इधर चली गई, बाकी बची हुई धारा किस में आ गई, इस BC ब्रांच में आ गई, जिसको हम I3 बोल रहे हैं। ठीक है, इधर देखते हैं I2 धारा इस AD ब्रांच में आई, D तक पहुंची। यहाँ से B और D के बीच में कितनी धारा आ रही है, IG। तो इस D बिंदु पर I2 और IG मिलकर इस वाली ब्रांच में चली जाएगी। तो इसको मान लेते हैं I4, और I4 किसके बराबर है, I2 प्लस IG। तो इस ब्रांच में वापस से I4 धारा चली गई। अब देखते हैं इस C पॉइंट पे कितनी धारा पहुंची। तो इस I1 माइनस IG वापस यहाँ तक आ रही है और इधर से I2 प्लस IG आ रही है। तो इस C बिंदु पर टोटल कितनी धारा आई वो देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ से आ रही है I1 माइनस IG प्लस ये वाली धारा I2 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल हो जाएगा, तो I1 तो बची कितनी, I1 प्लस I2, और ये I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के। ठीक है, तो जितनी धारा बैटरी से गई थी वापस से उतनी ही धारा वापस बैटरी में आ रही है। ठीक है, ये अपने हो गया बैलेंस पोजीशन। ठीक है, तो ये अपन ने व्हीटस्टोन की संरचना है, और इसी एक निश्चित पैटर्न में जो परिपथों को रेजिस्टेंस को अपन ने जमाया है, बैटरी को जमाया है, इसी निश्चित पैटर्न को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन क्रिएट होती है। पहली कंडीशन, जब धारा मापी में धारा प्रवाहित हो, मतलब धारा मापी में धारा का फ्लो होगा, तो इसमें जो धारा मापी के अंदर सुई लगी रहती है इंडिकेटर के तौर पे, तो सुई क्या हो जाएगी, विक्षेप हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। वो बताएगी कि धारा फ्लो हो रही है, तो सुई क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। इससे हमें पता चला गया इसमें धारा फ्लो हो रही है। तो उस केस में धारा फ्लो होगी तो यहाँ से B से D में कुछ धारा आएगी, मान लेते हैं पहली कंडीशन। तो इसी कंडीशन को जब धारा मापी में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, WB मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज इंग्लिश में ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की असंतुलित अवस्था। इसको क्या बोलेंगे, जब धारा मापी में धारा का प्रवाह होगा तो इसी अवस्था को हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की असंतुलित अवस्था। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब ये असंतुलित व्यवस्था कब होगी और धारा प्रवाह कब होगी। अपन ने बताया था धारा प्रवाह तभी होती है जब दोनों जो दो पॉइंट है उनके बीच में विभवांतर का डिफरेंस हो, कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। मतलब यहाँ मान लेते हैं अगर VB ग्रेटर देन VD हो, तो इसी केस में क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे विभवांतर का मान अधिक होना चाहिए, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। तो या तो VB बड़ा हो या VD बड़ा हो, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे VB पे विभवांतर का मान ज़्यादा है और D पे कम है। ठीक है, तो धारा B से D की तरफ फ्लो कर रही है इस केस में। ठीक है ना, अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरा केस, जब धारा मापी में धारा विद्युत धारा प्रवाहित न हो। ठीक है, तो एक कंडीशन तो आ गई अपने पास में कि धारा मापी में धारा का फ्लो हो रहा है, तो उसको तो अपन ने बोला व्हीटस्टोन ब्रिज की असंतुलित अवस्था। अब जब धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, मतलब कि VB बराबर क्या हो, VD, मतलब दोनों पे विभव का मान समान हो। जो अपन ने इस थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल में सीखा था कि दोनों का जब प्रतिरोधों के कारण प्रतिरोधों के जो अनुपात समान होता है
तो विभवांतर का मान 2 पॉइंट पे समान आ गया था। उसी तरह यहाँ पे अगर इन बी और डी पे विभवांतर का मान समान हो गया तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह नहीं होगा तो इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि यहाँ से जो आई धारा आई वो यहाँ से I1 I2 में बढ़ गई, और ये I1 धारा जो है अब इसमें तो B से D के बीच में कोई धारा का प्रवाह ही नहीं हो रहा है, तो ये सीधी I2 धारा कहाँ चली जाएगी, इस वाली ब्रांच में B से C में चली जाएगी। इसी तरह I2 धारा अब यहाँ से कोई धारा आ नहीं रही है तो यहाँ जुड़ेगी भी कुछ नहीं, तो सीधी सीधी I2 धारा D पे आएगी और D से C में चली जाएगी। ठीक है, तो वापस से I धारा आ जाएगी I2। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो I3 बराबर किसके हो जाएगा, क्योंकि I3 बराबर हो जाएगा I1 के, क्योंकि यहाँ पे कोई धारा नहीं जा रही है तो सीधी I1 जितनी धारा थी वापस से इसमें इतनी आ गई, तो I3 बराबर I1 हो जाएगा और I2 बराबर हो जाएगा I4 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कोई धारा आ नहीं रही है तो जुड़ेगी भी कुछ नहीं, तो सीधी जितनी धारा यहाँ थी उतनी धारा यहाँ आ जाएगी। क्योंकि हमेशा एक ब्रांच में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, तो ये पूरी एक ब्रांच ही है, क्योंकि अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जबकि इसमें धारा प्रवाह नहीं हो रहा। मतलब IG बराबर कितनी है अपने पास, 0। जब IG 0 है तो I3 बराबर हो जाएगा I1 के और I2 बराबर I4 हो जाएगा। तो इन दो कंडीशन के लिए अब इसी जो जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, संतुलित अवस्था। ठीक है, इसी अवस्था को हम बोलेंगे संतुलित अवस्था, जब इस ब्रांच में बी और डी ब्रांच में धारा का मान कितना हो, 0 हो या धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमेशा संतुलित, इस व्हीटस्टोन सेतु में हम संतुलित अवस्था के लिए कंक्लूजन निकालेंगे, या इसको बोल सकते हैं प्रतिबंध निकालेंगे। असंतुलित अवस्था के लिए तो हम प्रतिबंध नहीं निकालते, तो हम संतुलित अवस्था के लिए क्या निकालेंगे, प्रतिबंध। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध, कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रतिबंध निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पता चला अपन को कि IG का मान कितना हो गया, संतुलित अवस्था में 0। ठीक है, मतलब इसमें कुछ भी धारा फ्लो नहीं हो रही है। यहाँ RBSC की जो किताब है, RBSC बोर्ड की, उसमें एक प्रतिरोध दे रखा है IG के पास में, क्योंकि धारामापी का भी कुछ प्रतिरोध होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक आंतरिक प्रतिरोध है, जिस धारामापी का एक प्रतिरोध है उसको हम RG के इंडिकेशन से दर्शाएंगे। ये RG क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माना RG बराबर धारामापी का प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ के वोल्टता नियम को अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ के वोल्टता नियम से, KVL से, ठीक है ना, किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब ये नियम लगाते हैं तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम लूप का निर्माण करते हैं। तो हम पहला लूप लेते हैं A B D A, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुए वापस यहीं पे आ गए, तो ये पूरा लूप का निर्माण हो गया। लूप का निर्माण करने के बाद हम उसमें गणना की दिशा देखते हैं। तो हम मान लेते हैं इसको हम क्लॉकवाइज चलेंगे, इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं क्लॉकवाइज। हम ऐसे स्टार्ट हुए, सबसे पहले हमें क्या मिला, R2। यहाँ पे देखते हैं धारा की दिशा और अपनी गणना की दिशा कैसी है, समान। ठीक है, धारा की दिशा और गणना की दिशा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस तरह चलेंगे, तो गणना की दिशा और धारा की दिशा जब समान होती है तो प्रतिरोध पर जो वोल्टता का मान लेते हैं वो कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे इसमें R2 पे वोल्टता का कितनी हो जाएगी, V बराबर क्या होता है, I इंटू R। तो I कितना है यहाँ पे, I1, और प्रतिरोध कितना है, R2। तो इस R2 प्रतिरोध के लिए वोल्टता का मान हो जाएगा -I1 R2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम पहुँचे B पॉइंट पर। B से हम जैसे एंटर किए तो हमें क्या मिला, RG प्रतिरोध, और धारा की दिशा भी कैसी, अंदर जाती हुई। तो मतलब धारा की दिशा और गणना की दिशा, वापस से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो धारा की दिशा और गणना की दिशा क्या है, समान। तो RG पे जो विद्युत वोल्टता का नोटेशन साइन लेंगे वो कैसा लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि धारा की दिशा और गणना की दिशा समान है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, RG की वोल्टता निकालेंगे तो धारा कितनी है इसमें, IG धारा जाए, IG को RG से गुणा कर देंगे तो IG
आर जी। अब आगे बढ़ते हैं, हम वापस डी पॉइंट तक आ गए। अब डी से लूप में अपन को कैसे चलना है, ए बी डी ए, तो डी से वापस कैसे चलना है, ए की तरफ। तो वापस से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ऐसे ये क्लॉकवाइज चलेगी डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन अपनी गणना की दिशा इस तरफ, और धारा की दिशा देखो कैसे विपरीत है, गणना की दिशा और धारा की दिशा विपरीत है, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस R1 प्रतिरोध के लिए वोल्टता का सिंबल होगा पॉजिटिव, और इसको वोल्टता कितनी हो जाएगा, R1 I2 R1। और सभी सेलों का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0, किरचॉफ के वोल्टता नियम से, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि Ig बराबर कितनी है, चूँकि Ig बराबर 0 है, तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 को Rg से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो ये पूरी वैल्यू तो हो जाती है 0। अब अपन को क्या मिलेगा, यहाँ से इनको पक्षांतर कर देते हैं, तो I1 R2 बराबर I2 R1, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा I1 अपॉन I2, इसको ऊपर लिख देता हूँ, I1 अपॉन I2, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 के। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लूप B C D B, दूसरा लूप कौन सा है अपने पास, B C D B, ठीक है, ये दूसरा लूप। वापस से इसमें गणना की दिशा डिसाइड कर लेते हैं, गणना की दिशा मान लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम B से स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं सबसे पहले हमें R4 प्रतिरोध मिला, तो R4 प्रतिरोध पे धारा की दिशा और अपनी गणना की दिशा क्लॉकवाइज है, दोनों समान है, तो वापस से माइनस साइन, माइनस R4 I3, धारा कितनी है I3, तो R4 I3, ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा और गणना की दिशा समान है इसलिए माइनस नोटेशन लिया है। इसके बाद हम C पॉइंट पे आते हैं, C से हम R3 प्रतिरोध की तरफ चलते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम इस तरफ चल रहे हैं और धारा की दिशा इसके विपरीत है, ठीक है, धारा इस तरफ आ रही है, तो इसके लिए कौन सा साइन हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। अब इस प्रतिरोध की वोल्टता कितनी हो जाएगी, R3 I4, मतलब I4 R3, ठीक है। इसके बाद D पे लूप में कैसे चलना है, B C D B, अब D से वापस B की तरफ चलेंगे, तो हमें कौन सा मिला, अब क्या मिला, ये Rg वाला प्रतिरोध मिला। इसमें देखो धारा कैसे आ रही है, इस तरफ, और अपन चल रहे हैं ऊपर की तरफ, तो धारा की दिशा और गणना की दिशा अपोजिट है, तो साइन कौन सा लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। और इसके लिए वोल्टता कितनी हो जाएगी Rg के लिए, इसके लिए हो जाएगी Ig Rg, ठीक है। अब देखो Ig का मान क्या दे रखा है, चूंकि Ig बराबर क्या है 0, तो इसका मान हो जाएगा 0 के बराबर। और अपने पास अब बचा क्या, वापस से पक्षांतरण करने के बाद अपन को मिलेगा I3 R4 बराबर I4 R3। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, I3 अपॉन I4 बराबर R3 अपॉन R4। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 व 2 से हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 2 से, इक्वेशन नंबर 1 क्या ये है, इसका ये कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष, और इसका बायां पक्ष। यहाँ पे देखो अब अपन को क्या I3 बराबर किसके दे रखा है, I1 के, ठीक है। तो I3 व I4 का मान रखने पर, ठीक है, I3 बराबर दे रखा है I1 के, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, I1 अपॉन I4 का मान कितना रखेंगे, I2 बराबर R3 अपॉन R4। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 3 से अब देखो एक नंबर 1 इक्वेशन क्या बोलती है, I1 I2 बराबर R1 R2 के होता है, और I1 I2 बराबर यहाँ इक्वेशन 3 में R3 R4 के बराबर होता है। तो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर है, तो सिंपली मैथमेटिकली अपन बोल सकते हैं कि ये पक्ष भी बराबर होगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4, और यही व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध है, ठीक है। तो सिंपली हमने व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध निकाल लिया, जो हमें मिला R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इन दोनों का R1 R2 का अनुपात समान होगा तो इसके
दूसरे विपरीत जो प्रतिरोध है उनके अनुपात भी समान होंगे। ठीक है, मतलब इनका अनुपात समान है तो इनका अनुपात भी समान होना चाहिए। ये संतुलित अवस्था के लिए प्रतिबंध है। तो इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एक अज्ञात प्रतिरोध, मतलब मान लीजिए हमें किसी इन चारों में से किसी एक प्रतिरोध का मान पता नहीं है। मान लेते हैं हमें यहाँ से R4 की वैल्यू निकालनी है या R3 ज्ञात करना है। मान लीजिए हमें R3 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम किस तरह ज्ञात करेंगे, इस फॉर्मूले से सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। ये तीनों मान दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, R3 बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1/R2 इंटू R3, सिंपली हम R4 सॉरी। ठीक है, हम किसी भी एक अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इस समीकरण के द्वारा हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।